हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले हमने पढ़ा था रेट ऑफ वेरिएशन अप टू लेक्चर 3 तक। रेट ऑफ वेरिएशन किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं किसी पार्टिकुलर स्पेसिस के लिए या फुल रिएक्शन के लिए रेट किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वो हमने पढ़ लिया था। तो अभी आपको पढ़ना है कि डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैक्टर्स आपको पता नहीं होगा तो इसके बाद आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फैक्टर्स, कौन कौन फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है। सबसे पहले होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का जो नेचर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होने वाला है कि फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन, अगर जो रिएक्टेंट है वो गैसेस फेस में है, अगर वो गैसेस फेस में है तो रेट ऑफ रिएक्शन गैसेस फेस के लिए सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, गैसेस फेस के लिए सबसे ज़्यादा होता है। देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द लिक्विड फेस, ओके, एंड it is greater than the rate of reaction of the solid phase। ठीक है, तो गैसेस फेस में होने से रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर आपका सॉलिड लिक्विड फेस के लिए, फिर आपका सॉलिड फेस के लिए। ठीक है, तो ये आपका एक मतलब नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, रिएक्टेंट का जो है कि नेचर कैसा है, गैसेस है कि लिक्विड है कि आपका सॉलिड है। या फिर और एक पॉइंट है इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होमोजीनियस अगर होगा, ठीक है, रिएक्टेंट अगर आपका होमोजीनियस है तो होमोजीनियस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ज़्यादा होता है देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हेटेरोजीनियस सब्सटेंस, हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट। ठीक है, हेटेरोजीनियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिए तो 2 पॉइंट हमें मिल गया है कि अगर आपका फेस गैसेस होगा सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर होमोजीनियस होगा सबसे ज़्यादा रिएक्शन होगा, अगर रिएक्टेंट आपका होमोजीनियस भी और गैसेस भी है उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। और 3 नंबर पे है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया होगा वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये होगा तीसरा कारण आपका। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। और 4th कारण ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट होता है। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट बोलने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होगा। ऑब्वियसली अगर रिएक्टेंट आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, है ना, क्योंकि वो रिएक्टेंट आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल है तो अनस्टेबल होगा तो उसका रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्शन होने के लिए चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसको हम उल्टा करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो और इसमें देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अमोंग मिथानोइक एसिड एंड एसिडिक एसिड। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। तो अमोंग इस दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक है, अमोंग मिथानोइक एसिड एसिडिक एसिड विच इज मोर स्ट्रोंगर एसिड, विच इज मोर स्ट्रोंगर विच इज मोर स्ट्रोंगर एसिड। ठीक है, तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एसिड मतलब क्या होता है, एसिड कोई भी एक्वास फेज में अगर H+ रिलीज करते हैं तो हम उसको उस सब्सटेंस को बोलते हैं एसिड, है ना। ये ऑर्गेनिक एसिड है लेकिन एक्वास फेज में ये H+ रिलीज कर सकता है, ये भी H+ रिलीज कर सकता है, लेकिन दोनों ही वीक एसिड है, इतना फास्टली नहीं करेगा। लेकिन इस दोनों में अगर कंपेयर करेंगे कौन ज़्यादा मतलब मोर स्ट्रोंगर एसिड है ना, तो उसके लिए आपको ये रिएक्शन करके देखना होगा कि ACOOH, ठीक है, ये जब भी आपका H+ रिलीज करेगा, रिलीज करने के बाद आपका ये बनेगा, है ना, और CH3COOH, ठीक है, ये H+ रिलीज करने के बाद ये बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये H+ रिलीज करने के बाद एसिडेट आयन हो गया। ठीक है, ये H+ रिलीज करने मिथानोइड आयन हो गया। अभी यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट है ना, ये भी H+ रिलीज करे, ये दोनों प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट में से कौन ज़्यादा स्टेबल, आप देखिए, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो इस दोनों में आपको स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है, कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो इस दोनों में अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन CH3 का एक प्लस आई इफेक्ट होता है। तो इस वाले जो ये जो प्रोडक्ट है आपका, इसमें ध्यान से देखना, ये आपका कार्बोक्सिलेट
आयन हो गया, ठीक है। इसमें आपका एक CH3 लगा हुआ है, तो CH3 क्या कर सकता है, प्लासा इफेक्ट दिखा सकता है। तो प्लासा इफेक्ट दिखाएगा, ये तो ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रॉन डेंस ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप और भी ज़्यादा आप CH3 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, CH3 और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है यहाँ पे, तो देने पर ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ज़्यादा है, आप और दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में आपका रिपल्सन होने वाला है। रिपल्सन की वजह से ये जो स्पेसिस है ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा अनस्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो ये अगर ज़्यादा स्टेबल है तो ये मिथानोइक एसिड H+ जल्दी छोड़ेगा, ठीक है। तो मिथानोइक एसिड इज अ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड compared to acetic acid because after releasing the H+ this methanoid ion okay becomes a, इसका मतलब ये क्या हो गया, conjugate base है। ये conjugate base ज़्यादा stable हो गया than this acid than this conjugate base, okay। ये conjugate base ज़्यादा stable है than this conjugate base, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लासा इफेक्ट है, इसमें इस प्लासा इफेक्ट का कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो प्लासा इफेक्ट नहीं है तो ये अनस्टेबल नहीं होगा। इसमें ऐसे ही आपका ये एनाइन मतलब क्या है, इसमें एनाइन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और प्लस आई की वजह से और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहा है तो और भी ज़्यादा अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देना है कि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करता है ना। तो इसके बाद और एक चीज़ है, इसमें ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद इस पॉइंट के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन, ठीक है। जितना ज़्यादा बॉन्ड होगा, है ना, एक दो रिएक्टेंट आपने लिया, एक रिएक्टेंट में 10 बॉन्ड है टोटल कोवलेंट बॉन्ड और एक में 12 कोवलेंट बॉन्ड है, तो किसमें ज़्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें कम नंबर ऑफ बॉन्ड होगा, है क्या नहीं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ जितना ज़्यादा आप मतलब क्या करोगे, नंबर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, ऐसे लिखना, डिपेंड्स अपॉन, ओके, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन, ठीक है। और एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बॉन्ड्स, डिपेंड्स अपॉन nature of bonds to be broken, nature of bonds to be broken, okay। nature of bonds to be broken के मतलब, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 3 इस तरह का कंपाउंड ले रहा हूँ, ठीक है, ये इथाइन है, ये इथीन है, राइट, और ये आपका इथेन है, ठीक है। तो इस तीनों में से देखो नेचर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन, यहाँ पे नेचर कैसा है, यहाँ पे आपका जो बॉन्ड आपका टूटेगा, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसी को तोड़ना है, ठीक है, इसी को तोड़ना है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये हो गया sp3 1s बॉन्ड, ठीक है, और ये हो गया आपका sp2 1s बॉन्ड, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया sp और 1s बॉन्ड, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp2 एंड sp3, एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, तो ज़्यादा पोलर होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। और ऊपर से इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये आपका कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेस ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छी तरह से होल्ड कर सकता है, ठीक है। लेकिन sp2 उतना नहीं कर पाएगा जितना sp कर पाता है, ठीक है, और sp3 तो और भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा नेगेटिव चार्ज को। मतलब इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा CH3 CH2 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये जितना स्टेबल है, समझ में आ रहा है, ये जितना स्टेबल है ये उतना स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ बॉन्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि इसका ये बॉन्ड कैसा है, sp1s है, ये बॉन्ड कैसा है sp2 1s है, और ये बॉन्ड कैसा है sp3 1s है। तो sp 1s होने की वजह से ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो रहा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सबसे ज़्यादा इस तीनों में से। अब देखते हैं सेकंड फैक्टर्स क्या है, ठीक है। तो पहला फैक्टर्स हमने देख लिया कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और सेकंड फैक्टर जो है वो है आपका, ये 2 नंबर ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, पहले वाला 1 नंबर था, तो यहाँ पे आपका सेकंड फैक्टर्स होगा कि नेचर जो प्रेशर है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का जो प्रेशर है और उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो भी आपको अफेक्ट कर सकता है। अगर आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर प्रेशर चेंज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है। प्रेशर अगर आप रिएक्टेंट का आप चेंज कर रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज कर रहे हो तो वहाँ भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में स्टडी करना है, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो 50 से 60% क्वेश्चन जो है ना इसी के ऊपर ही, मतलब इसी फैक्टर के ऊपर है, ठीक है। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले देख लेते हैं और क्या क्या फैक्टर्स है। 3 नंबर फैक्टर है आपका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर।
मतलब टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। तो जैसे ही आप रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, ऑफ रिएक्शन, ओके, इट इज बिलीव दैट जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ओके, जैसे कि अभी एक रिएक्शन हो रहा था 300 डिग्री सेल्सियस पे, आपने 300 केल्विन पे हो रहा था, आपने 310 केल्विन कर दिया, ठीक है। तो 10 केल्विन बढ़ाने पर या फिर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या होता है, 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 2 से 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है आपको डिटेल्स में, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे इसका। तो 4 नंबर पे है कैटलिस्ट, 4 नंबर पे है कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या कर सकता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है ना, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट और भी क्या कर सकता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी कर सकता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर सकता है। ये कैटलिस्ट जो है आपका इंड्यूस कैटलिस्ट भी हो सकता है, ऑटो कैटलिस्ट भी हो सकता है, पॉइजन कैटलिस्ट भी हो सकता है। कैटलिस्ट बहुत तरह के होता है, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि कैटलिस्ट देने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। कभी भी आपको क्या करना है, कभी भी अगर आपको डिक्रीज भी करना है रेट ऑफ रिएक्शन को, तब भी आप नेगेटिव कैटलिस्ट भी ले सकते हो, है ना। ऑटो कैटलिस्ट भी होता है, जैसे कि आप देखोगे कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में वहाँ पे आपको एसिड फॉर्म होता है प्रोडक्ट के साइड में, इसके आप इनिशियली आपको एसिड लेना पड़ता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो वो कैटलिस्ट आप थोड़ा सा लेने से हो जाएगा कि प्रोडक्ट के साइड में ऐसे भी आपको एसिड फॉर्म होने वाला है, तो ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है पहले ही। तो उस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एसिड फॉर्म होता है प्रोडक्ट के साइड में, वो फिर कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। तो उस तरह के कैटलिस्ट को हम बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस, ठीक है। इंड्यूस कैटालाइसिस भी होता है, ठीक है। तो वो सारे डिटेल्स में अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिव के बारे में डिटेल में स्टडी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 2 नंबर जो है जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। जैसे कंसंट्रेशन आप डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, जैसे कंसंट्रेशन अगर आप हाफ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाता है। जनरली ये एक्सपेक्टेशन है, जनरली, ओके, जनरली। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे रिएक्शन है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको अगर आप एक्सपेरिमेंटली स्टडी करोगे तो ऐसे इस तरह से नहीं होता है कि आप कंसंट्रेशन डबल कर लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल, हमेशा नहीं होता है। बहुत सारे रिएक्शंस है जहाँ पे रिएक्शन आप डबल कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ भी हो सकता है, डबल करने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। ये आप डबल करोगे तो ये हाफ हो गया, तो इस तरह का मतलब अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन का जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और कंसंट्रेशन अगर आपका जैसे कि ये वाला रिलेशन आपको पता है, PV इक्वल टू NRT, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, N/V/RT, ठीक है। तो P इक्वल टू N क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन में इस तरह से लिखता हूँ या फिर C लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है ना। कंसंट्रेशन के साथ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर के साथ भी क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये भी आपका एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, मतलब जनरली, ठीक है। और एक बात आपको देखना है, यहाँ पर प्रेशर जो है ये वॉल्यूम के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और कंसंट्रेशन भी क्या होता है, N/V, कंसंट्रेशन भी V के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऑल्सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। लेकिन हमने जब इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन का जब हमने रेट स्टडी करा एक्सपेरिमेंटली, ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिएक्शंस एक्चुअली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर, ओके, एंड ऑल्सो इट चेंजेस विद टाइम विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। जैसे रिएक्शन होते जा रहा है, कंसंट्रेशन चेंज होते जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होते जा रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक स्टडी किया गया था रेट लॉ बोल के, तो वो रेट लॉ हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से नोट कर लेना। अभी हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं रेट लॉ, ठीक है। तो रेट लॉ ने क्या बोला है, देखिए रेट लॉ में क्या पढ़ना है आपको, जानना क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेज टू द पावर सम कांस्टेंट, ठीक है, रेज टू द पावर सम कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द ऑर्डर, ओके, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द ऑर्डर एंड इट इज सम इंटीजर, इट इज सम इंटीजर, n आप लिख सकते हो, ऑर्डर का मतलब n लिख सकते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैनर। आप ये लिख सकते हो साइड में कि रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, इज रिलेटेड टू concentration of reactant in a very complicated manner, in a very complicated manner, and also it changes with the progress of the reaction, and also rate of reaction changes with the progress of the reaction, with the progress of the reaction, ठीक है, with the progress of the reaction. Therefore it is experimentally, by experiment
यहाँ पे इसलिए बाय एक्सपेरिमेंट आपको लिखना होगा। बाय एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर सम इंटीजर एंड दिस इंटीजर शुड बी फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिखना वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके, which is to be determined experimentally, which is to be determined एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, और इसी को अगर ये प्रोपोर्शनल साइन है, अगर आप इसको इक्वल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल करोगे तो एक रेट कांस्टेंट आपको देना होगा। ठीक है, के इज ए कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड द रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन टू दी पावर एन। ठीक है, ये कंसंट्रेशन किसका कंसंट्रेशन है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर सम इंटीजर, एंड दिस इंटीजर जो है एन जो है ये एन आपका, ठीक है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, इंटीजर भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल भी होगा, तो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द वैल्यू ऑफ एन कैन बी जीरो, द वैल्यू ऑफ एन कैन बी नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ एन कैन बी फ्रैक्शन, द वैल्यू ऑफ एन कैन बी इंटीजर, सिंपली इंटीजर भी हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 4 1/2 1/3 -1/2 -1/3 इस तरह कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन ये एन जो है आपको हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना है। ठीक है, ये कभी भी आप रिएक्शन देख के नहीं बता सकते कि रिएक्शन ये आपका n = 1 होगा या n = 2 होगा, आप रिएक्शन देख के नहीं बता सकते। ठीक है, n = 1 होगा तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n = 2 होगा तो उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 0 होगा तो हम उसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, -½ होगा तो हम बोलेंगे -½ ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। और ये k क्या है यहाँ पे? k होता है, k इज द रेट कांस्टेंट, k इज द रेट कांस्टेंट, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो उसको, वेलोसिटी कांस्टेंट, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ओके, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था एंट्रेंस में, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट निकालने के लिए बोला था, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं चला कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्या होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मतलब रेट कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, इसका नाम है, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, तो ये सारा तीनों चीज़ सेम है। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट देखते हैं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पहले वाले वीडियो में कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, ये कंसंट्रेशन बाय टाइम होता है ना, मोल पर लीटर बाय टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स या फिर मोल पर लीटर पर टाइम। ओके, तो इसका यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, तो यूनिट ऑफ रेट, रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, टाइम सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है ना। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होगा, देखिए कैसे निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है? के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ से के इक्वल टू क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है आपका मोल पर लीटर, है ना, पर टाइम। ठीक है, मोल पर लीटर पर टाइम। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा? कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल पर लीटर। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर है आपका n। तो अगर ये मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर है, ये अगर ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n। ये n ऊपर चला गया ना, इसे माइनस है। और टाइम इनवर्स तो हमेशा रहेगा। ठीक है, टाइम इनवर्स तो हमेशा रहेगा। तो दिस इज द जनरल यूनिट। ओके, इट इज द जनरल यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि बाय लुकिंग एट द यूनिट ऑफ k फॉर एनी रिएक्शन वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? k का यूनिट देख के ना आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में अगर आपको k दिया हुआ है, k के साथ उसका यूनिट भी दिया हुआ है, तो जस्ट बाय लुकिंग एट द यूनिट यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, वो 10 सेकंड में आप बोल सकते हैं। तो देखते हैं वो कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, जैसे कि ऑर्डर। ठीक है, और ये रेट एक्सप्रेशन, यूनिट ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? जो रेट लॉ में जो हमें एक्सप्रेशन मिला है उसी को हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है,
जैसे कि जनरल वाला ये था R इक्वल टू के कंसेंट्रेशन टू द पावर n, इसी को हम रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं, रेट लॉ का एक्सप्रेशन, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया और यूनिट ऑफ के, ठीक है, यूनिट ऑफ के। तो यहाँ पे देखते हैं अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, ठीक है, ऑर्डर आपको n से डिनोट करते हैं, ठीक है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन R से डिनोट करते हैं और यूनिट ऑफ के हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपका ऑर्डर जीरो है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसा होगा, n की जगह आप जीरो पुट कर दो तो c टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा R इक्वल टू के, ठीक है। मतलब रेट जो है वो सिर्फ वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब ना कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ना टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ना, द रेट लॉ एक्सप्रेशन में R इक्वल टू के होता है, मतलब रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड कंसंट्रेशन, बिकॉज R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रेट हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, आपका जनरल यूनिट क्या था, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, ठीक है, ये था आपका जनरल यूनिट, है ना। तो अगर आपका रेट जो ऑर्डर अगर आपका जीरो है तो n की जगह जीरो पुट करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 होगा, तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ठीक है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ये हो गया आपका यूनिट ऑफ के फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 है तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन R इक्वल टू के कंसेंट्रेशन, ठीक है, और n का वैल्यू 1 है ना, तो 1 पुट कर दिया यहाँ पे। तो इसमें आपका यूनिट क्या होने वाला है, 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो कंसेंट्रेशन टू द पावर 0 क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, तो सिर्फ यूनिट रह जाएगा आपका टाइम इनवर्स। तो जब भी आप k का यूनिट टाइम इनवर्स देखोगे ना, तो आपको पता लगना चाहिए कि ये फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही आपका k का यूनिट क्या होता है, टाइम इनवर्स होता है, ठीक है। अगर ये -1 होगा तो -1 होगा तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के, है ना, कंसेंट्रेशन टू द पावर -1, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होने वाला, -1 अगर हम पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, कंसेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस ऑफ -1 2 होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, टाइम इनवर्स। तो टाइम इनवर्स मतलब सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, वो हम क्वेश्चन पे देखेंगे कौन सा यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये -½ हो गया, ठीक है, -½ हो गया तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कंसेंट्रेशन टू द पावर -½ ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर ये -½ हो गया, है ना, तो क्या हो जाएगा 3/2, है ना, 1 प्लस हाफ, है ना, -½ है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टाइम इनवर्स, ठीक है। RS में से बहुत ईजी है ना। और अगर 3/2 हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, फ्रैक्शन हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। तो अगर 3/2 हो जाएगा तो R इक्वल टू क्या होने वाला है, के कंसेंट्रेशन, ठीक है, इसमें होने वाला है 3/2, क्योंकि n का वैल्यू मैंने क्या लिया है 3/2, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर, कंसेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर, और यहाँ पे 1 माइनस 3/2, तो 1 माइनस 3/2 -½ तो -½ टाइम इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट निकाला जा सकता है, ठीक है, बाय लुकिंग एट द, अगर ये वाला यूनिट है, ठीक है, के का यूनिट अगर ये है, बाय लुकिंग एट द यूनिट ऑफ के, अगर ये वाला यूनिट है तो आपको पता लगना चाहिए कि ऑर्डर क्या है ना, क्योंकि ये जो माइनस है ये आप 1 माइनस n के साथ इक्वल कर देना, है ना। तो 1 माइनस n जो है इक्वल टू क्या हो गया, -½ तो यहाँ से n क्या आने वाला है, 1 माइनस प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो n इक्वल टू 3/2 का मतलब है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3/2, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या बोला है, फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 3 × 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ओके, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सिर्फ इस रिएक्शन का ऑर्डर आपको निकालना और कुछ नहीं। तो इसमें दिया हुआ क्या है, रेट कांस्टेंट का मतलब होता है के, ओके, के का यूनिट दिया हुआ है ना, के दिया हुआ है और साथ में यूनिट भी है। तो के इक्वल टू 3 × 10⁻³ लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये के है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि के का जो यूनिट होता है ना, ठीक है, वो यूनिट देख के आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। तो जो ऑर्डर है जनरली के का जो जनरल यूनिट होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, है ना, या फिर सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसके साथ ये आपको कंपेयर करना है, ठीक है। इसको अगर हम अच्छी तरह से लिखेंगे, मोल को ये मोल ऊपर है, लीटर नीचे है, तो मोल को आप ऊपर रखना, ठीक है, लीटर को आप नीचे लेके जाना। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, -2, है ना, -2 बनेगा, क्योंकि मोल इनवर्स स्क्वायर बनना है ना, मोल जो है इनवर्स स्क्वायर बनना है, और लीटर क्या बनना है, लीटर ऊपर चला जाएगा तो ये -2 बन जाएगा लीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो इस दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर आपको 1 माइनस n इक्वल टू क्या करना है, 2 लिखना है। तो 1 माइनस n इक्वल टू अगर -2 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, 3, ओके, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। ये बहुत इजी होता है, ठीक है। अगर के का यूनिट दिया हुआ है तो उसको देख के ऑर्डर निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है।
अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि यहाँ पे पढ़ना है आपको रेट और रेट कांस्टेंट के डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड में पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। रेट और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या आपको ये लिखना है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो होता है ना वो हमेशा डेफिनेशन ही लिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन आप पहला रेट का डेफिनेशन लिखते हैं। रेट क्या होता है, रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, है ना। तो रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम, टाइम सेकेंड में भी हो सकता है, मिनट पे भी हो सकता है, आवर पे भी हो सकता है, ठीक है। और रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, देखो रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट क्या है एक्चुअली, के इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन, है ना। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर एन, ठीक है, सॉरी ये एन है। तो अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन को अगर मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, कंसंट्रेशन को अगर 1 कर देता हूँ तो आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, के 1 टू द पावर एन, तो 1 ही हो जाता है, मतलब गायब हो गया, तो आर इक्वल टू के। तो रेट कांस्टेंट इज द रेट, ओके, रेट कांस्टेंट इज द रेट इफ द कंसंट्रेशन इज यूनिट, 1 यूनिट, ओके। तो आप इसको इस तरह से डेफिनेशन पे लिख सकते हो कि रेट कांस्टेंट इज द रेट, रेट कांस्टेंट इज द रेट, ओके, इफ द कंसंट्रेशन इज यूनिटी, if the concentration is unity, okay, मतलब 1 मोलर है, ठीक है, कंसंट्रेशन आपका 1 मोलर है। तो कंसंट्रेशन अगर आप 1 मोलर लेते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट के साथ जो के है आपका रेट के साथ इक्वल हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट इज द रेट इफ द कंसंट्रेशन इज यूनिटी, ओके। नंबर 2 पे रेट चेंजेस विद द कंसंट्रेशन, ओके, रेट चेंजेस विथ कंसंट्रेशन, रेट हमेशा कंसंट्रेशन के साथ चेंज होता है। लेकिन अगर आपका ऑर्डर 0 हो जाएगा ना, ठीक है, तब आप रेट जो है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। बट फॉर जीरो ऑर्डर, ओके, बट फॉर जीरो ऑर्डर रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। देयरफॉर रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए स्पेशली ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बट फॉर जीरो ऑर्डर, ओके, बट फॉर जीरो ऑर्डर रेट इज इक्वल टू के, देयरफॉर रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे अगर जीरो ऑर्डर नहीं होगा, शायद कुछ और ऑर्डर है, जैसे कि पॉजिटिव ऑर्डर है, कुछ 1, 2 या 3, या फिर ऑर्डर आपका नेगेटिव है, ठीक है, -1, -1/2, -2 ऐसा होगा, तब आपका क्या हो सकता है देखना यहाँ पे। हाँ, रेट चेंजेस विद कंसंट्रेशन किस तरह से होगा, रेट मतलब डायरेक्टली ऊपर कंसंट्रेशन, अगर विद टाइम क्या होता है, विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होते जाता है ना। तो अगर कंसंट्रेशन कम होते जाएगा रिएक्टेंट का, तो रेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी 3 नंबर पे देखो क्या पढ़ना है हमें, कि रेट जो है ना वो रेट टाइम के साथ भी डिपेंड करता है। रेट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, रेट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है। बट फॉर जीरो ऑर्डर, ओके, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए आर इक्वल टू क्या होता है, ओके, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपका रेट कांस्टेंट जो वो इंडिपेंडेंट होता है, रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और इसमें मैं बोल रहा था कि अगर आपका ऑर्डर नेगेटिव होगा या ऑर्डर पॉजिटिव होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के साथ किस तरह से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी अगर मैं इस तरह से R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n लिखता हूँ, ठीक है, तो अगर n पॉजिटिव है, ऑर्डर अगर आपका पॉजिटिव है, ठीक है, तो विथ टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होते रहता है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट क्या होगा, रेट डिक्रीजेस, है ना। तो रेट डिक्रीजेस विथ टाइम, ओके, फॉर पॉजिटिव ऑर्डर, ठीक है, फॉर पॉजिटिव ऑर्डर, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव, और ये भी डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, दोनों इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन विल इंक्रीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट इंक्रीजेस विथ टाइम, ओके, फॉर पॉजिटिव ऑर्डर, ठीक है, अगर पॉजिटिव ऑर्डर होगा तो, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे।
और इसमें और एक बात आपको याद रखें कि तो रेट कांस्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ये आपका टाइम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ओके, साथ में कैटलिस्ट भी और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी भी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। और कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। कैटलिस्ट अगर आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो के का वैल्यू आपका बढ़ जाएगा, है ना। एंड ऑल्सो ऑन द स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। जो बैलेंस रिएक्शन होगा उस बैलेंस रिएक्शन का जो भी आपका मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप चेंज करोगे ना तो के का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हम देखेंगे आगे, तो अभी आपको बस याद रखें, एंड ऑल्सो ऑन द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके, ऑफ रिएक्शन, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। और 4 डिफरेंसेस हम क्या लिख सकते हैं, उसका यूनिट, ठीक है, उसका यूनिट हम लिख सकते हैं 4 डिफरेंसेस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट, 4 वे, मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है। तो ये था आपका रेट का यूनिट, और यहाँ पे इसका यूनिट क्या था, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस इन टाइम इनवर्स, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आगे आपका काम भी आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो अच्छी तरह से लिख लीजिए। अभी हम पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर हमने ऐसे एक्सप्रेशन में हमने देखा है ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन होगा कि इट इज द सम, ओके, इट इज द सम ऑफ पावर of all concentration term of all concentration term in rate law expression, ठीक है, in rate law expression, okay, it is the sum of power of all the concentration term in a rate law expression, okay। for example एक रिएक्शन लेता हूँ जैसे कि A प्लस B प्लस C से आपका प्रोडक्ट हो रहा है P, ठीक है। तो इसका रेट लो एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है, R इक्वल टू के, ठीक है, A इस तरह का हो सकता है ना, R इक्वल टू के, A टू द पावर कुछ एक कांस्टेंट आएगा, लेट अस कंसीडर P, स्मॉल p, ठीक है। P क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू A, ओके, विद रिस्पेक्ट टू A का ऑर्डर है P, ठीक है। तो B का ऑर्डर क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर Q, ठीक है। C का ऑर्डर क्या होगा, लेट अस कंसीडर R, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट लो एक्सप्रेशन फॉर द एबव रिएक्शन। बस इसमें आपका क्या है, इसमें जो आपका एबव मतलब ये जो PQR है ये आपको एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन करना है, या आप ऐसे रिएक्शन को देख के नहीं कैलकुलेट कर सकते, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तीनों जो आपका यहाँ पे पावर है तीनों को प्लस करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू A निकालने के लिए बोल सकता है, विद रिस्पेक्ट टू B, विद रिस्पेक्ट टू C, या फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी निकालने के लिए बोल सकता है। ओवरऑल ऑर्डर मतलब पूरा रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए बोल सकता है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, P प्लस Q प्लस R, ठीक है। तो और हमेशा याद रखना है कि ऑर्डर इट इज ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ओके, इट इज ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, इट इज ऑलवेज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ये कभी भी आप रिएक्शन को देख के कैलकुलेट नहीं कर सकते या फिर बोल नहीं सकते, ठीक है। ये आपको एक्सपेरिमेंट करके ही देखना होगा कि हाउ कंसंट्रेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ द रिएक्शन। कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है कि सेम मतलब वैसे ही है, या फिर हाफ हो जा रहा है, इन्वर्सली भी हो सकता है ना। तो उसे देख के आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, चलिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, फॉर ए पार्टिकुलर रिएक्शन ट्वाइस ए प्लस बी से प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। आपका रिएक्शन ध्यान से देखो, ट्वाइस ए प्लस बी से प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है आपका 2, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया होगा करके इसको निकाला है, और ए का जो ऑर्डर मिला है वो क्या है, 2 है, ठीक है। और बी का जो ऑर्डर है वो -1 है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, इट इज गिवन टू यू डायरेक्टली, राइट। और आपको निकालने के लिए क्या बोला है, राइट रेट लो एक्सप्रेशन, आपको लिखने के लिए बोला है रेट लो एक्सप्रेशन लिखिए। 2 नंबर पे बोला है व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, पूरा रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। और 3 नंबर पे बोला है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ओके, ठीक है।
और 4 नंबर पे बोल रहा है कि इफेक्ट ऑफ रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज रिड्यूस टू 1/3, ठीक है। सिर्फ बी का कंसंट्रेशन आप रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ए का आप डबल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए का डबल कर रहे हो तो बी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे था वैसे ही है। और यहाँ पे बी के बारे में बोल रहा है तो ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। और लास्ट में आपको बोला व्हाट विल द इफेक्ट ऑन रेट इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल। पूरा वॉल्यूम का जो कंटेनर है, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो। तो पूरा कंटेनर का अगर आप वॉल्यूम डबल कर रहे हो तो ए के ऊपर भी इफेक्ट होगा और बी के ऊपर भी इफेक्ट होगा, ठीक है। और वॉल्यूम के साथ कैसे रेट ऑफ रिएक्शन में इफेक्ट करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हम कैसे करेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के लिए, लिखने के लिए बोला है रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, आर इक्वल टू के, ठीक है, आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका ऑर्डर क्या है 2, तो आपको ऐसे लिखना है। और बी, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है आपका -1, तो ऐसे, तो ये हो गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन डायरेक्टली, है ना, क्योंकि ऑर्डर इज गिवन टू यू ऑलरेडी, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 नंबर पे बोला व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, P + Q, है ना। इसका ऑर्डर अगर P है, Q है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर -1 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओके, इज इक्वल टू 2 + -1 इज इक्वल टू 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका आ गया, ठीक है, ये भी आंसर आपका आ गया। अभी 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए सबसे पहले आप काम करना, उसको जो पहला इनिशियल रेट है वो सबसे पहले आप लिख लेना उसको, ठीक है। आर इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए 2 और कंसंट्रेशन ऑफ बी -1, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, आप इसको फाइनल लिखना, ठीक है। आपने चेंज कर दिया ना, तो रेट भी आपका चेंज हो जाएगा, तो मैं इसको आर फाइनल लिख रहा हूँ। तो आपने क्या करा, ए का कंसंट्रेशन को आपने डबल कर दिया, इसलिए 2A लिखा, हाँ, ऑन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ए का कंसंट्रेशन डबल कर दिया। ऊपर ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने पर ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला, ऑर्डर हमेशा फिक्स रहेगा। और बी का तो कुछ भी नहीं बोला, तो बी वैसे रखना है आपको, ठीक है। तो इससे क्या आने वाला, 2 को बाहर निकाल लीजिए, 4 आ जाएगा, के ये हो जाएगा A², ये हो गया B -1, ठीक है। तो ये जो है ये RI है, ध्यान से देखिए, ये RI है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4 ऑफ RI, मतलब जो RF है, फाइनल रेट जो है वो इनिशियल रेट का 4 गुना हो चुका है, ठीक है, 4 टाइम्स हो चुका है। तो इसमें ये आपको पूछा था कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, तो रेट विल बिकम 4 टाइम्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ठीक है। तो 4 टाइम्स हो जाएगा, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, ओके, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ठीक है। इसको अगर हम डबल कर देंगे तो, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इतना लिख लो आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला, इफेक्ट ऑफ रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज रिड्यूस टू 1/3। तो सबसे पहले आर आई आप लिख लेना, के A², बी क्या है -1, ठीक है। और आर एफ क्या हो जाएगा, के, कंसंट्रेशन ऑफ ए के बारे में कुछ नहीं बोला तो वो सेम रहेगा, और बी का 1/3 हो गया बोला है, तो B/3 ये -1, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 3, ठीक है। और वो 3 जो है मैंने आगे लिखा के, और ये स्क्वायर, और ये B -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये मतलब क्या होता है, ये होता है RI, ये होता है RI, ठीक है। तो RF जो है इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, 3 टाइम्स ऑफ RI। The concentration, the rate of the reaction becomes 3 times the rate of the initial rate of the reaction. Okay, the final rate of the reaction becomes 3 times of the initial rate. Okay, if the concentration of B is reduced to 1/3. ठीक है। और 5 नंबर पे क्या बोला, what will be the effect on rate if the volume of container is double. ठीक है। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो concentration to the power n होता है, k कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n होता है, ठीक है। तो अगर इसका वॉल्यूम कर दे तो वॉल्यूम टू द पावर n हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह 1/v होता है, v नीचे लिख दिया, ऐसे n इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ क्या बोला है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, ओके, इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, ठीक है। तो पहले आपका ऐसा ही था, ठीक है। अभी आपका क्या है, इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका ऐसा ही था, आर आई जो है आप ऐसे लिखना, ठीक है, ये वी लिखना, और अभी देखना क्या होगा, आर फाइनल क्या हो जाएगा, आपने वॉल्यूम को डबल कर दिया है, ठीक है, तो डबल, और ये आपका एन हो गया, ठीक है। तो इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, और एन क्या है यहाँ पे, इसको आप के/वी, एन का वैल्यू है आपका यहाँ पे 1 को याद रखना, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आया था, 1 आया था, 2 + -1 1 आया था, और फाइनल क्या है, k/2v टू द पावर n, ठीक है। तो k/2v टू द पावर 1 मतलब 1/2
के बाई वी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, के बाई वी। और के बाई वी क्या है, के बाई वी है आर आई, देखो यहाँ पे आर आई मतलब के बाई वी हो गया है ना, ये 1 है मतलब, ठीक है, एन का वैल्यू 1 है तो वी आ गया, ठीक है। तो अभी ऑर्डर जो आपका रेट है आर फाइनल, वो आर फाइनल क्या बन रहा है, हाफ टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट, हाफ टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट, ठीक है। तो जब भी आपने वॉल्यूम को अपना डबल कर दिया, ठीक है, कंटेनर का वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो डबल करने पर आपका जो रेट है वो भी आपका हाफ टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट हो रहा है, तो रेट डिक्रीज हो रहा है बाय हाफ, ठीक है। बस हो गया इतना। चलिए अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बोला है कि फॉर ए से बी रेट बिकम्स हाफ, रेट हाफ हो जाता है अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए, अभी ऑर्डर निकालने के लिए बोला है आपको, ठीक है, तो ध्यान पे रखना है। तो यहाँ पे आर आई क्या हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर, इसका ऑर्डर में पी मान लेता हूँ, ठीक है। तो और आर एफ जो होगा, आर एफ क्या होगा, के चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने पर। तो ए टू द पावर क्या होगा, इसमें इसको 4 टाइम्स लेना है पी, क्योंकि इसमें बोला है कि इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, इसलिए मैंने ए की जगह 4a लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और आर एफ क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ इनिशियल रेट, ठीक है। तो इस दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, ये प्रोसेस आपको डिवाइड करना पड़ता है यहाँ पे, तो के ये 4 टू द पावर पी, ये होगा ए टू द पावर पी डिवाइडेड बाय के ए टू द पावर पी, ठीक है। तो यहाँ पे आर एफ जो है, आर एफ की जगह आप क्या लिखना है आपको, आर आई लिखना है, ठीक है, हाफ ऑफ आर आई, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि रेट बिकम्स हाफ, तो इक्वल टू के कैंसिल, ये कैंसिल हो गया 4 टू द पावर पी, तो ये भी आर आई कैंसिल हो गया, तो 2 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2p। तो यहाँ पे 2 और 2 सेम है, सो डियरफॉर आप क्या लिख सकते हो, 2p इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 माइनस हाफ। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज -हाफ, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो इफ बी से पी हो रहा है, इफ बी इज ट्रिपल देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय 9 टाइम्स, ओके, फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो आर आई जो है इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्यू ले लेता हूँ उसको, ठीक है। तो आर फाइनल जो है, ये आर फाइनल क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय 9 टाइम्स इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल, तो इसको मैं ट्रिपल करता हूँ, 3b टू द पावर q, ठीक है। तो आर एफ बाई आर आई इज इक्वल टू के, ये हो रहा है आपका 3q, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी क्यू डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन ऑफ बी क्यू, और आर एफ क्या हो रहा है 9 टाइम्स, तो 9 ऑफ आर आई डिवाइडेड बाई आर आई इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू के कैंसिल, ये कैंसिल हो गया 3 टू द पावर q, ठीक है। तो ये होगा 3 स्क्वायर 3q, तो q इज इक्वल टू 2, ठीक है, q इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ B, ओके, ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, ओके। तो इसमें आते हैं A प्लस बी से प्रोडक्ट हो रहा है, A का डबल करेंगे तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स, ठीक है, रेट बिकम्स 4 टाइम्स। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसका आंसर मैं करता हूँ, आर आई इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ आर के कंसंट्रेशन ऑफ A, P कंसंट्रेशन ऑफ B Q, ठीक है। तो इज इक्वल टू आर एफ, ठीक है, के कंसंट्रेशन, अगर ये डबल हो गया, ठीक है, बी के बारे में कुछ नहीं बोला था, बी ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो ये पी एंड क्यू, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। तो अभी देखो आर एफ बाई आर आई इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ पे कैंसिल कर जाएंगे, इसे कैंसिल, ये कैंसिल कर जाएंगे, ए कैंसिल कर जाएंगे, तो 2 टू द पावर पी रह जाएगा इसमें, है ना। और तो रेट क्या हो जाता है, रेट बिकम्स 4 टाइम्स, तो ये 4 हो जाएगा, 4 टू 2 पी, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर पी, तो यहाँ से पी इक्वल टू 2, ठीक है, P इक्वल टू 2, मतलब A का ऑर्डर मिल गया आपको 2, ठीक है। फिर आते हैं इसमें B के लिए करते हैं ना, तो B में क्या बोला, B इज ट्रिपल, रेट बिकम्स 1/3, तो आर एफ बाई आर आई, ओके, आर एफ बाई आर आई इज इक्वल टू, इसमें क्या बन जाएगा आर एफ, तो इसमें बन जाएगा सिर्फ ये रहेगा, तो इसमें ट्रिपल, B का कंसंट्रेशन कितना करना है, ट्रिपल करना है, तो 3 टू द पावर इसका Q ले लेता हूँ, ठीक है। और आर एफ क्या बोल रहा है, रेट बिकम्स 1/3, तो ये 1/3 इज इक्वल टू 3 टू पावर क्यू, तो ये 3 टू पावर -1 इज इक्वल 3 टू पावर क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू -1, ठीक है, क्यू इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑर्डर इस रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो पूरा रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये 2 + -1, ओके, 2 + -1 इज इक्वल टू 1, ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ठीक है, लेकिन Q के रेस्पेक्ट में -1 और P के रेस्पेक्ट में 2 होता है, ठीक है। ये सारा जो मैंने सोल्यूशन किया, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, इसमें करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बोर्ड में अगर पूछेंगे तो आपको इस तरह से ही करना है, ठीक है। बोर्ड में अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में ये आपका कम टाइम पे करना है ना, 10 या 15 सेकंड पे करना है, तो इसका और एक शॉर्ट ट्रिक्स भी आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं सबसे पहले इससे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स किस तरह से किया जा सकता है। तो इसमें बोला है, देखो रेट बिकम्स हाफ,
तो डायरेक्ट हाफ लिखना, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, डायरेक्ट 4 लिख देना, ठीक है। 4 टू द पावर ये आप p लिख देना। तो ये 2 टू द पावर -1 इक्वल 2 टू द पावर 2p, तो 2p इज इक्वल टू -1, p इज इक्वल टू -हाफ। तो 10 सेकंड में सॉल्व हो गया, ठीक है। रेट के बारे में जो भी बोला आप वही लिखना, क्या बोला, रेट बिकम्स हाफ, तो हाफ लिखना, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एयर इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, तो 4 लिखना, a नहीं लिखना यहाँ पे, r नहीं लिखना यहाँ पे, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है। तो इसके ऊपर आपको ऑर्डर तो लिखना पड़ेगा, ऑर्डर ही निकालने के लिए बोला ना, अगर ऑर्डर निकालने के लिए बोला तभी ये शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करना, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें भी उसी तरह से आप यूज़ करो। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि रेट बिकम्स कितना, रेट बिकम्स 9 टाइम्स, तो 9 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल, तो 3 टू द पावर q, तो ये 3 स्क्वायर, ये 3q, तो q इज इक्वल टू 2, ठीक है। पहले भी 2 आया था, इसमें पहले भी हाफ -हाफ आया था, है ना। तो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। तो इसमें भी उसी तरह से करना है, ठीक है। आप यूज़ करना, इसको अलग अलग से करना, शॉर्ट ट्रिक्स में करना, करके दोनों को कंबाइन कर देना, ऑर्डर 1 ही आएगा इसमें, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना बहुत सारा, ठीक है। आगे हम अभी थोड़ा सा और एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी ऑर्डर पे और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट ट्रिक्स में करूंगा, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था, ठीक है। और जल्दी से 1 मिनट के अंदर ही आपको सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला, a + b + c से प्रोडक्ट हो रहा है, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रेट डिक्रीजेज बाय 8 टाइम्स, ठीक है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर रहा हूँ। तो रेट क्या हो रहा है, डिक्रीजेज बाय 8 टाइम्स, मतलब 1/8 होगा। जब आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, आप डबल कर रहे हो, तो वॉल्यूम 1/v होता है ना, तो 2, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर n हो जाएगा। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ से देखना है, तो 8 टू द पावर 2 टू द पावर n हो गया, है ना। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, तो n इज इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 है। पूरा a b c का ऑर्डर जो होगा प्लस करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 होता है। तो ये सबसे पहले आ गया हमारे पास। सेकेंडली क्या बोला है कि ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ a एंड रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ b टू हाफ, रेट बिकम्स 4 टाइम्स। तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ a। तो a का मैं p पकड़ता हूँ, इसका p पकड़ता हूँ, इसका q, इसका r, ठीक है। जो ऑर्डर है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वो p q r पकड़ लेता हूँ। तो a का कंसंट्रेशन ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ a का मैंने 2 ले लिया, उसका ऑर्डर क्या है p, एंड रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ b टू हाफ, तो इनटू हाफ, ठीक है, ये हो गया q, ठीक है। तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स। तो यहाँ से देखिए 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू द पावर p, ये हो 2 टू द पावर -q, ठीक है। मतलब 2 टू द पावर p - q, ये हो गया 2 टू द पावर 2। तो यहाँ से p - q इक्वल टू हो रहा है 2, तो यहाँ पे एक रिलेशन आ गया, p - q इक्वल टू 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोला है इसमें। फिर बोला ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ c बाय 4 टाइम्स, रेट इंक्रीजेज बाय 64 टाइम्स। तो रेट 64 टाइम्स ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ c बाय 4 टाइम्स, ठीक है। तो c का कंसंट्रेशन आपको कितना 4 टाइम्स हो गया, तो 4 टू द पावर r, ठीक है। तो ये कितना टाइम्स हो सकता है, ये हो सकता है 4 3, 4 4 इज 16, 16 इंटू 4, ठीक है, 64। तो इट इज इक्वल टू 4r, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 3 हो रहा है, ठीक है, r इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे p - q इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो p + q + r इक्वल टू 3 हो गया, है ना। p + q + r इक्वल टू 3, p - q इक्वल टू 2 और r इक्वल टू 3। यहाँ पे r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, p + q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। तो p + q इक्वल टू 0, p - q इक्वल टू 0। इस दोनों को प्लस करो, इस दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस q और -q कैंसिल हो जाएगा। तो 2p इक्वल टू 2, तो p इक्वल टू बन जाएगा 1, ठीक है। तो p इक्वल टू अगर 1 है तो q इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1, तो q इक्वल टू -1 और r इक्वल टू क्या है 3। तो ये हो गया आपका p इक्वल टू 1, q इक्वल टू -1 और r इक्वल टू 3, ठीक है। टोटल प्लस करेंगे तो कितना आएगा 3, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व किया मैंने इसको, अच्छी तरह से लिख लीजिए।